ध्यान से देखिए डीपीएसपी और राइट्स के बारे में। डीपीएसपी जो है राइट्स का विरोध कर रहा है, राइट्स डीपीएसपी का विरोध कर रहा है। इंजॉय करना अपने प्रिपरेशन को, लास्ट तक देखना इस वीडियो को यार। हम सीरीज चालू है हमारा, कौन सा सीरीज चालू है? कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जो एक बुक है 11th का जो बुक है, पॉलिटी का बुक है, वो सीरीज चालू है। उसमें से हमने चैप्टर जो फर्स्ट है उसको कवर अप कर लिया है। चैप्टर जो सेकंड है उसका पहला पार्ट आ चुका है, चैनल पर जाके देखो, तब आना इस वीडियो में। ठीक, तो देखो आज जो हम पढ़ने जाएंगे, ठीक, आज है चैप्टर 2 में जो हम आगे जो पढ़ने जाएंगे वो क्या है। हमने जो देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 राइट्स होते हैं, ठीक। 5 राइट्स हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से राइट्स पढ़ चुके हैं? देखिए, जो पहला राइट है वो कौन सा पढ़े हैं? राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी। सेकेंड सेकेंड हमने कौन सा पढ़ लिया है? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, ठीक। थर्ड कौन सा पढ़ लिया है हमने? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। फोर्थ हमने क्या पढ़ा है? राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। और फिफ्थ हमने क्या पढ़ लिया है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक। आज हम पढ़ेंगे, आज जो है हम जिस राइट्स को पढ़ने जा रहे हैं वो 6th राइट है। और ये इन सब राइट्स कब लागू होंगे? जब वो 6th राइट बचा रहेगा। वो सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक। जो बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं, जो भीमराव अम्बेडकर हैं, ठीक, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर, ठीक, वो क्या कहते हैं कि ये राइट्स कब बचे रहेंगे? जब जो हमारा जो 6th राइट है, ठीक, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जब ये रहेगा तब ये सब राइट्स बचे रहेंगे, ठीक। तो यार चलो शुरू करते हैं, उस राइट्स को हम देखते हैं, ठीक। तो देखो उसी राइट्स के बारे में हम बात करेंगे। इसको हमने कवर अप कर लिया है यार। अब जो पिछला सेशन है उसको जाके अच्छे से पहले देखो, ठीक। आज जो है 6th राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। 6th राइट कौन सा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि यदि आपको जो 5 राइट्स मिले हुए हैं उनका किसी का भी उल्लंघन होता है तो ये राइट्स आपको राइट देता है कि आप कोर्ट में जाइए और आप क्या कर सकते हो? राइट्स को क्लेम कर सकते हो, ठीक। राइट्स क्या है? राइट्स दैट समथिंग कैन बी क्लेम्ड, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेशन में, ठीक। तो इस सेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब आप अपने राइट्स को क्या कर सकते हो? कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हो कि मेरे जो है इस राइट को, राइट टू फ्रीडम या राइट टू इक्वालिटी का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है, ठीक। तो देखो अब जो है इस राइट के तहत आप कोर्ट जाओगे, ठीक। अब कोर्ट क्या करेगा? आगे का जो प्रोसेस है, कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट जो है रिट दायर करेगा, ठीक। रिट, रिट क्या है? रिट मतलब होता है ऑर्डर्स। किसे? गवर्नमेंट को। मतलब जो कोर्ट है वो ऑर्डर्स देगा गवर्नमेंट को। किसे देगा? गवर्नमेंट को, कि आपका जो राइट है वो कैसे वो हो रहा है, वॉयलेट कैसे हो रहा है, उसको देखिए, जाइए और सुधारिए, ठीक। रिट देगा, ऑर्डर्स। इसे, ये ऑर्डर्स को हम क्या कहते हैं? इन्हीं ऑर्डर्स को हम कहते हैं रिट। इन रिट्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को ऑर्डर देती है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, दोनों में आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बस चले गए। आप केरला में रह रहे हो, फर्ज करिए आप केरला में रह रहे हो, एक मैप थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक। आप कहाँ रह रहे हो? केरला में रह रहे हो, ठीक। और दिल्ली यहाँ पर है, तो आप ऐसा थोड़ी ना है कि इतना दूर आप सिर्फ अपना राइट का जो वायलेशन है उसके लिए जाओगे, नहीं। आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, हाई कोर्ट के पास भी शक्तियां है, ठीक। तो वो जो रिट्स है, कौन कौन से रिट्स हैं, ठीक। तो आप कौन कौन से रिट्स हैं उसको हम पढ़ेंगे, ठीक। देखो जो पहला रिट है, ठीक, जो पहला जो रिट है वो है
हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण इसके सीधे समझ में आ रहा है, मतलब यदि आपको पुलिस क्या कर रही है, गिरफ्तार कर ली, ठीक, अरेस्ट कर ली, तो आपको जेल में से 24 घंटा के लिए ही रख सकती है, उससे ज्यादा पुलिस के पास अधिकार नहीं है आपको बंदी बनाए रखने के लिए। उसको पुलिस को जो है कोर्ट में आपको प्रस्तुत करना होगा, ठीक, ये है इसका अर्थ। नहीं तो देखिए, यदि कोर्ट जो पुलिस है 24 घंटे से यदि आपको ज्यादा वहां पर रखती है तो आपका जो है राइट टू फ्रीडम क्या होगा, वायलेट होगा, आप फ्री घूम ही नहीं सकते, ठीक। तो जो पुलिस है, ठीक, वो क्या करेगी, आपको 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर या 24 घंटे से पहले आपको कोर्ट में पेश करेगी, ठीक। तो ये कहता है हेबियस कॉर्पस, ठीक। जो सेकेंड रिट है मैंडामस, कौन सा मस, मैंडामस, मतलब परमादेश, ठीक। परमादेश मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए कोई जो ऑफिस होल्डर है या फिर कोई व्यक्ति है जो आपका काम नहीं कर रहा है, जिससे आपका जो है जो राइट है वो वायलेट हो रहा है, ठीक। जैसे देखिए आपका जो है कोई भी एक उदाहरण हम लेते हैं, ठीक, जैसे कोई उदाहरण ले सकते हैं, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है जो आपके राइट को क्या करता है, गवर्नमेंट का कोई भी पॉलिसी है जो आपकी राइट को सुरक्षित करता है, लेकिन वो जो पॉलिसी है, ठीक, उसका आप फायदा नहीं उठा पा रहे हो, क्यों, क्योंकि जो ऑफिस होल्डर है वो सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक, सही से काम नहीं कर रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी, जो ऑफिस होल्डर है या फिर ऑफिस होल्डर नहीं, एक व्यक्ति है जो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, तो क्या करेगी, उसको आदेश देगी, भाई जा काम कर तू अपना, क्योंकि जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ठीक। जो थर्ड है, ठीक, जो थर्ड है वो है कोवेरेंटो, कोवेरेंटो, कोवेरेंटो मतलब क्या होता है, अधिकार प्रच्छा, क्या होता है, अधिकार प्रच्छा। और जैसे देखो इसको समझते हैं, कोई व्यक्ति, ठीक, जैसे डॉक्टर, एक उदाहरण लेते हैं गांव में, आप देखे होंगे कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, झोला छाप डॉक्टर, वो क्या करते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता, ठीक। तो इससे यदि आपका राइट वायलेट हो रहा है, राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है, कैसे, वो यदि आप उसके कारण आपका जो हेल्थ है वो खराब हुआ, ठीक, तो आपको तो राइट टू लाइफ है ना, आप फ्री जी सकते हो ना, ठीक। तो वो तो आपका वायलेट हुआ, किसके कारण वायलेट हुआ, एक व्यक्ति के कारण। तो व्यक्ति की जांच जब होगी, ठीक, व्यक्ति की जांच होगी तब उसको पता चलेगा कि उसका तो लाइसेंस ही नहीं है, ठीक। तो लाइसेंस नहीं है तो कोर्ट क्या करेगी, यहाँ आती है लाइसेंस कहाँ है, मतलब किस अधिकार पे तुम इस काम को कर रहे हो। तो जो व्यक्ति है, ठीक, उसको अधिकार नहीं है फिर भी वो काम कर रहा है, तो उसके ऊपर ये कौन सा रेट लगेगा, कोवेरेंटो लगेगा, ठीक। जो फोर्थ है ये तीनों हो गए, ठीक। और जो फोर्थ और फिफ्थ है ये दोनों रिट्स किस पे लगते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट पे क्या करता है, लागू करता है, ठीक। जो पहला जो है वो है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध, ठीक। और जो फिफ्थ है वो है सर्ट्यूरेरी, ठीक, इसका मतलब होता है उत्प्रेषण, ठीक। ये प्रोहिबिशन और ये सर्ट्यूरेरी, ठीक, ये दोनों जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट पे लगाता है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे लागू करता है। प्रोहिबिशन मतलब जैसे देखो कोई केस है, ठीक, आपका जो केस है वो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा है, मतलब हाई कोर्ट के क्षेत्र में नहीं आ रहा है, वो उसको सॉल्व कर ही नहीं पा रहा है, तो कोर्ट बुलाएगी हाई कोर्ट को, भाई यहाँ है तू, ठीक, उसका जो राइट है, उस व्यक्ति का जो राइट है वो वायलेट हो रहा है, क्यों, क्योंकि तू उसका काम नहीं कर पा रहा है, तो भाई मेरे को दे दे वो काम, ठीक। तो ये होता है, ये इसका क्या मतलब हुआ, प्रोहिबिशन, मतलब तुम जिस काम को नहीं कर पा रहे हो उस काम को छोड़ो, मेरे को दो, ठीक। तो वो हुआ प्रोहिबिशन, ठीक। और जो फिफ्थ है वो है सर्ट्यूरेरी, ठीक, लाइट चला गया यार, ठीक, सर्ट्यूरेरी, ठीक। सर्ट्यूरेरी मतलब क्या, कि देखो सर्ट्यूरेरी मतलब उत्प्रेषण, ठीक, उत्प्रेषण मतलब
आपका जो हाई कोर्ट में यदि कोई काम पेंडिंग है जिससे आपका जो फंडामेंटल राइट है वो क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश जारी करेगी कि जो भी पेंडिंग कार्य तुम्हारे पास है जिसके कारण इस व्यक्ति का, इस पेन का फंडामेंटल राइट यदि वायलेट हो रहा है तो उस काम को मेरे को दो। ठीक, उसको रखे मत रहो। ठीक, तो ये हुआ पांचों रेट्स। ठीक, समझ में आया? ये पांचों रेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस अभी कर रहे हैं। पहला जो है वो है हेबियस कॉर्पस, सेकंड है मेंडामस, थर्ड है कोवेरेंटो, फोर्थ है प्रोहिबिशन और पांचवा जो है वो सर्टियोरेरी। ठीक, पहला हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब बंदी को 24 घंटे के पहले आपको प्रत्यक्ष करना होगा। मैं परमादेश मतलब कोई काम जो है वो नहीं कर रहा है तो उसको आदेश जारी किया जाएगा। और कोवेरेंटो मतलब कोई काम कर रहा है तो उसका कौन सा अधिकार है वो पूछा जाएगा। प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध। ठीक, प्रतिषेध मतलब यदि आपके कार्य क्षेत्र में नहीं है वो काम क्यों कर रहे हो, मेरे को दो। पेंडिंग मतलब सर्टियोरेरी मतलब जो पेंडिंग तुम्हारे पास है जिससे फंडामेंटल राइट्स किसी के वायलेट हो रहे हैं तो उसको मेरे को दो। ठीक, कौन कहता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कहते हैं। ठीक, तो ये रिट्स हुए, इसके इन रिट्स के चलते हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या होता है, सेव रहता है, वॉलेट नहीं हो पाता। वॉलेट होता भी है तो हमें फिर से मिल जाता है। ठीक, हमारे साथ जस्टिस होता है इन्हीं रिट्स के कारण। ठीक, अब देखते हैं हम। अब तो ये एक प्रोटेक्टर हुआ। प्रोटेक्टर कौन हुआ, जो ठीक, जो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रोटेक्टर हुआ, किसका, फंडामेंटल राइट्स यदि वायलेट हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टर हुआ। और जो सेकेंड प्रोटेक्टर कौन है, सेकेंड प्रोटेक्टर है ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक, ये भी क्या है, ये हमें जस्टिस दिलाने में मदद करता है। ठीक, कैसे मदद करता है, देखो इसके बारे में थोड़ा सा जान ले रहे हैं। ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1993 में हुई थी। ठीक, ये हुआ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1993 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य ये है कि जहां पर भी ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है और हमारा या फिर किसी का भी नजर वहां पर नहीं पड़ता तो ये जो है वो वॉच डॉग है। क्या है, वॉच डॉग है। किसका वॉच डॉग है, यदि कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स, हमारे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स यदि वायलेट हो रहे हैं तो ये वॉच डॉग है, ये देखेगा वहां पर और जाएगा और कोर्ट को रिकमेंड करेगा कि वहां पर फलाना का फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेट हो रहा है, वहां पर जाके देखिए। ये सारी चीजें करता है, ये जेल में भी जा सकता है। यदि आपको कोई वकील नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो, आप जो हो, आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, आप वकील नहीं रख पा रहे हो। ठीक, तो वकील आप नहीं रख पा रहे तो ये क्या करेगा, जेल में जाएगा और आपका जो मुकदमा है वो कोर्ट तक ले जाएगा। इतना इसको पावर रहता है। ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी गवर्नमेंट के दबाव में काम नहीं करता। ठीक, तो ये हुआ एक प्रोटेक्टर जो हमारे लिए बनाया गया है। ये क्या है, प्रोटेक्टर ह्यूमन राइट्स कमीशन का। ठीक, क्या, ये हुए राइट्स। ठीक, पहला राइट्स हमने पढ़ लिया, राइट टू इक्वलिटी। सेकंड हमने पढ़ा राइट टू फ्रीडम। थर्ड हमने क्या पढ़ा है, थर्ड हमने पढ़ा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। फोर्थ हमने पढ़ा है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। फिफ्थ हमने पढ़ा कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और सिक्स्थ अभी हम पढ़ रहे हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये भी हो चुका है। ठीक, अब हम देखते हैं डीपीएसपी। ठीक, डीपीएसपी क्या है, याद करो, डीपीएसपी ठीक, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको क्या कहते हैं, डीपीएसपी, डीपीएसपी। ठीक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, अब देख इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखो फंडामेंटल राइट्स तो है, ठीक, वो तो लागू हो रहे हैं, पर जो इक्वेलिटी है, ठीक, समाज में जो इक्वेलिटी है, ठीक, वो जो है सरकार अच्छे से लाए। ठीक, ये किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के भाग,
कॉन्स्टिट्यूशन के जो भाग 4th में है, ठीक, जो राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में है, भाग मतलब पार्ट, ठीक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये किस लिए लाया गया है? इक्वेलिटी को प्रमोट करने के लिए लाया गया है, इक्वेलिटी को प्रमोट करने के लिए लाया गया है और सबके लिए वेलबींग, समाज में एक जो व्यक्ति है वो अच्छे से रह सके, डिग्निटी के साथ रह सके, इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लाया गया है गवर्नमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप्स उठाए जिससे इक्वेलिटी बना रहे समाज में, जिससे एक जो व्यक्ति का हित बना रहे, इसलिए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लाया गया है, ठीक। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये तो हुआ, ठीक है। अब इसमें चीजें क्या क्या हैं, तो इसमें कुछ पॉलिसीज हैं जो कि गवर्नमेंट को फॉलो करने हैं, कुछ गोल्स हैं जो कि सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट को लाना है, और कुछ राइट्स हैं जो हमें मिले हुए हैं फंडामेंटल राइट्स के अलावा, ठीक। पॉलिसीज कौन कौन से हुए, जैसे पॉलिसीज हम देखें, एक पॉलिसी का हम बात करते हैं, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक पॉलिसी है, और भी पॉलिसी है लेकिन एक पॉलिसी को हम लेके समझते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब जो हिंदू है और जो मुस्लिम है, ठीक, उन दोनों के जो विवाह और तलाक के जो कानून है वो समान होंगे, एक प्रकार का समानता है, तो इस तरीके का पॉलिसी हुआ, इस तरीके बहुत सारे पॉलिसी हुआ, एक पॉलिसी का मैंने उदाहरण दिया, ठीक। गोल्स कौन से हो गए? गोल्स हो गए सोशियो एंड इकोनॉमिक गोल्स, सोशियो एंड इकोनॉमिक गोल्स, इकोनॉमिक गोल्स, ठीक। सोशियो एंड इकोनॉमिक गोल्स की बात जैसे देखना, आर्टिकल 43 में वर्कर्स की बात कही गई है, वर्कर्स में, ठीक, आर्टिकल 43 में वर्कर्स की बात की गई है, वर्कर्स को डिसेंट क्या मिले? डिसेंट वेजेस मिले, इसकी बात की गई है। ये गोल्स है, सोशियो एंड इकोनॉमिक गोल्स हुए। राइट्स हमें कौन कौन से मिले हुए हैं फंडामेंटल राइट्स के अलावा? जैसे राइट टू वर्क, एक उदाहरण लेते हैं, ठीक, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क, ठीक, हमें काम करने की आजादी है, आप महिला हो, आप पुरुष हो, आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप इस धर्म के हो, आप इस कास्ट के हो, कोई भी चीज हो, आप समान हो, आपको काम करने का अधिकार है, ठीक। एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ठीक, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये भी बात कही गई है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक हिस्सा है। तो कुछ पॉलिसीज हैं, जैसे ये पॉलिसी का कुछ गोल्स हैं और कुछ राइट्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक। ये क्यों जरूरी है? समाज में इक्वेलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट कुछ काम करे कह के जो वो है कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ लिख के गया है, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के लिए कुछ इन्फोर्सेबल नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है। इन्फोर्सेबल जस्टिसेबल मतलब, ठीक, ये इन्फोर्सेबल और जस्टिसेबल नहीं है, मतलब आप इनको क्लेम नहीं कर सकते, जैसे आप फंडामेंटल राइट्स को क्लेम कर सकते हो ना, और यदि आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है आप कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट जो है रिट दायर करेगा और गवर्नमेंट को कहेगा कि जाइए और उसको ठीक करिए, वैसे इसमें नहीं है, इसमें आप इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको जस्टिस नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो ये लिखा है तो आपको मिलेगा ही। हाँ, सरकार जो है क्या कर सकती है, सरकार अपने तरफ से कोशिशें कर सकती है, लेकिन ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स की तरह हमें मिला हुआ नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से गवर्नमेंट को दिया गया है कि आप भी कुछ प्रयास करिए फंडामेंटल राइट्स को बनाए रखने के लिए, इक्वेलिटी को बनाए रखने के लिए, और एक व्यक्ति के हित में आप काम करिए, ठीक। गवर्नमेंट को बांध नहीं दिया गया है, गवर्नमेंट फ्री है, वो कर भी सकती है, नहीं भी करती, लेकिन गवर्नमेंट करती है, क्यों? क्योंकि उसको चुनाव लड़ना है, 5 साल बाद उस वो रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए? जो वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल वो है, ठीक, इसलिए वो काम करती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हुआ, ठीक। पॉलिसीज हैं, गोल्स हैं, राइट्स हैं, कुछ राइट्स हैं जो हम मिले हुए, जैसे राइट टू वर्क हो गया, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो गया, ठीक, ये हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक। अब जो है ना, इसमें कुछ चीजें हैं, ठीक, ये कहां से कहां तक है? ये है आर्टिकल 36 से 51 तक, ठीक, आर्टिकल 36 से 51 तक। अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, वो जो है ना कुछ गांधीयन फिलॉसफी से मैच खाता है,
ठीक, मतलब गांधीयन फिलोसफी मतलब गांधी जी कुछ कहते थे, गांधीयन फिलोसफी पे बेस्ड है ये, ऐसा अपन कह सकते हैं। कुछ राइट्स हैं गांधीयन फिलोसफी, गांधीयन फिलोसफी में, मतलब गांधीयन फिलोसफी इस पे झलकती है। जैसे जो आर्टिकल है, ठीक, आर्टिकल 40, ठीक, आर्टिकल 36 से 51 तक है। आर्टिकल 40 में पंचायत की बात कही गई है। आर्टिकल 43 में किसकी, वर्कर्स की बात कही गई है, डिसेंट वेज। ठीक, आर्टिकल 47 में, आर्टिकल 47 में नशीली दवाओं, जो नशीली चीजें हैं उस पर रोक की बात कही गई है, नशीली चीजों पर रोक की बात कही गई है, पर रोक की बात कही गई है। ठीक, तो ये क्या है, गांधी के विचार हैं, जो महात्मा गांधी हैं, ठीक, उनके विचार हैं। ठीक, जैसे देखना, वो हमेशा कहते थे यदि आपको देश का विकास करना है तो आपको गांव का विकास करना होगा, यदि आपको देश में डेमोक्रेसी लाना है तो आप पहले जाइए गांव में डेमोक्रेसी लाइए। ठीक, तो वो पंचायत हुआ। वर्कर्स की बात करते थे, वो वर्कर्स के साथ हमेशा रहते थे। वो जो नशीली चीजें हैं जो सोसाइटी को बर्बाद करती है, तो उसके रोक में हमेशा वो आगे रहते थे। तो हम कह सकते हैं, ठीक, कुछ जो चीजें हैं, कुछ जो एलिमेंट्स हैं, वो गांधी फिलोसफी से ली गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक, ये हुआ। ठीक, अब इसको लिखे रहने देते हैं, एक चीज और बात कर ले रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ ही रहे हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज को भी हम देख ले रहे हैं। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो कहां से आया, पहले नहीं था। ठीक, वो जो है 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, तब फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया जाएगा, सिर्फ इतना ही कहा गया था। ठीक, ये हुआ। और वो 46 अमेंडमेंट हुआ था। ठीक, इसमें 10 ड्यूटीज को क्या किया गया था, रखा गया था। ठीक, और जो 86 मतलब जो 86वां हुआ था 2002 में, 86वां जो हुआ था उसमें 11वां जो ड्यूटी है, 11th ड्यूटी, उसको जोड़ा गया था। 11th ड्यूटी क्या है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ठीक, ये था ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज के कुछ जो फैक्ट्स हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये भी इन्फोर्सेबल नहीं है, आप कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकते। ठीक, क्या क्लेम करिएगा, ये तो हमारे लिए है। ठीक, ठीक, हमारे लिए कैसे है, हमें राष्ट्रीय चिन्ह का क्या करना है, सम्मान करना है, राष्ट्रीय परंपराओं का सम्मान करना है, राष्ट्रीय स्मारक का सम्मान करना है, ये चीजें हमारे लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब राइट्स तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या दे रहे हैं, वो चीजें हैं। ठीक, तो ये हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज के कुछ फैक्ट्स। ठीक, अब हम बात करते हैं जो मोस्ट चीज है। ठीक, अब हम क्या किस चीज की बात करते हैं, जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल चीज है इसमें, किसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, इसको भी मिटा ही देते हैं तब अच्छे से समझेंगे, है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी वर्सेस राइट्स। ठीक, न्यूज चैनल में जो होता है ना, कि ध्यान से देखिए डीपीएसपी और राइट्स के बारे में। डीपीएसपी जो है राइट्स का विरोध कर रहा है, राइट्स डीपीएसपी का विरोध कर रहा है। क्या इस चीजों इन इस तरीके से हम नहीं पढ़ेंगे, देखते हैं अच्छे से समझते हैं। ठीक, ये कुछ न्यूज चैनल के बारे टाइप में हो गया था। ठीक, ये डीपीएसपी और राइट्स को हम पढ़ते हैं। ठीक, इसको एक इशू से समझेंगे, जो वो इशू है वो कौन सा है, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी एक इशू है, इससे हम समझते हैं। ठीक, देखो, गवर्नमेंट उस समय जब 1950 में क्या कर रही थी, लैंड रिफॉर्म्स कर रही थी। ठीक, लैंड रिफॉर्म्स कर रही थी, तो उस समय जो है गवर्नमेंट जमींदारी सिस्टम को हटा रही थी, जमींदारी जो सिस्टम था उसको हटा रही थी गवर्नमेंट। ठीक, तो वो जमींदार जो लोग थे वो इस चीज का हवाला दे रहे थे, ठीक, राइट टू प्रॉपर्टी का, कि राइट टू प्रॉपर्टी तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो आप हमें जमींदारी सिस्टम से आप हटा ही नहीं सकते, ये हमारा जमीन है। ठीक, इस तरीके से वो बात कर रहे थे। तब जो है गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
कि भाई हम जो है फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरीके से लिमिट्स नहीं डाल सकते फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स सर्वोच्च है, किससे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। ठीक, जो राइट्स है इसकी ज्यादा वैल्यू है डीपीएसपी से, ऐसा किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस समय गवर्नमेंट को। तब गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया यार किया क्या जाए, है ना। तो उन लोगों ने क्या किया, संशोधन कर डाला। ठीक, संशोधन कौन सा किया? 44 संशोधन किया उस समय 1978 में। और ये जो आर्टिकल 31 में था राइट टू प्रॉपर्टी, 31 से उठाकर इसे 301 में डाल दिया। ले जाएगा। ठीक, मतलब इसको उठा के अलग कर दिया और इसको क्या बना दिया? लीगल राइट बना दिया। इसको क्या बना दिया? लीगल राइट। लीगल राइट मतलब अब गवर्नमेंट का इस पे रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन का रोल कम हो गया। गवर्नमेंट अब कुछ भी कर सकती है आपके साथ, लीगल राइट हो गया। फंडामेंटल राइट्स में गवर्नमेंट का रोल 0 हो जाता है। ठीक, और लीगल राइट्स में गवर्नमेंट का जो रोल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जुडिशरी के रोल से ज्यादा हो जाता है। ठीक, लीगल राइट में। ठीक, तो वो क्या कर दी, राइट टू प्रॉपर्टी जो इशू हुआ था डीपीएसपी और राइट्स में। ठीक, उस समय 44th अमेंडमेंट की और आर्टिकल 31 से उठाकर 301 में लीगल राइट्स उसको बना दी और कही कि ठीक है अब जाइए लैंड रिफॉर्म्स अब होंगे, और लैंड रिफॉर्म्स हुए भी हैं। ठीक, ये हुआ कुछ चीजें। और उस समय जो है एक चीज और बता दे रहे हैं, एक चीज और समझते हैं। ठीक, एक चीज और समझते हैं, बहुत बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं, देखो। ठीक, बढ़िया चीज क्या? ये हुआ डीपीएसपी वर्सेस राइट्स। ठीक, उस समय जो है केशवानंद भारती, सही से लिखो, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, एक केस हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, केरल गवर्नमेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कुछ बेसिक फीचर्स हैं। ठीक, आर्टिकल 13 क्या कहता है? ठीक, इसको समझते हैं। आर्टिकल जो 13 है, 13 वो क्या कहता है कि आप जो है फंडामेंटल राइट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक, आप फंडामेंटल राइट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और आर्टिकल जो 368 है वो क्या कहता है कि आप संविधान की किसी भी स्वरूप को बदल सकते हो, संविधान में कहीं भी आप बदलाव कर सकते हो। ठीक, तो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट में ये कहा गया था, वो जो जजमेंट आया था ना, उस जजमेंट में ये कहा गया था संविधान की कुछ बेसिक फीचर्स हैं जिसे छोड़कर आप संविधान में कुछ भी बदल सकते हो। संविधान का जो मूल है, संविधान के जो फंडामेंटल्स हैं उसको आप नहीं बदल सकते। संविधान का जो एम है, एम मतलब जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है ज्यादातर, ठीक, इन जनरल हम समझे, प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है बेसिक फीचर्स, बेसिक फीचर्स आप नहीं बदल सकते। बेसिक फीचर्स मतलब प्रियम्बल कहते हैं, हालांकि प्रियम्बल नहीं होता लेकिन प्रियम्बल ही हम समझ के चले। ठीक, बेसिक फीचर्स हम नहीं बदल सकते, हम फंडामेंटल राइट्स को नहीं बदल सकते। हम जो मूल चीजें हैं जैसे जस्टिस हो गया, इक्वलिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, इन चीजों को हम नहीं बदल सकते। हाँ, इनके लिए जो पॉलिसीज है उसको आप बदल लो, लेकिन इन चीजों को तो लाना जरूरी है। जो इलेक्शंस होंगे वो डेमोक्रेटिकली ही होंगे, कोई तानाशाही यहाँ पर नहीं चलेगी, डिक्टेटरशिप यहाँ पर नहीं चलेगी। तो कुछ चीजें हैं जिसे हम नहीं बदल सकते, उन्हें क्या कहते हैं हम बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। केशवानंद भारती केस में बताया गया था, अच्छे से समझाया गया था उस समय। ठीक, यार मुझे लगता है सारी चीजें तो हमने पढ़ लिया है ना। मतलब जो चैप्टर सेकेंड में हमने कुछ राइट्स पढ़े। ठीक, डीपीएसपी हमने पढ़ा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इक्वालिटी लाने के लिए, वैल्यूइंग लाने के लिए। हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन देख लिया। ठीक, उसके बाद हमने केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार भी देख लिया और हमने फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ा है। ठीक, तो यार बस ये जो है, ये जो सेशन था वो सेकेंड पार्ट है सेकेंड चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर जो सेकेंड चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने सारे राइट्स अच्छे से डिस्कस किए हैं, एकदम एग्जांपल लेके हमने समझाया, आर्टिकल्स वाइज हमने देखा है। ठीक, तो यार बस
है ना। यदि आपको ये जो सेशंस हैं पसंद आ रहे हैं तो यार आप इसको लाइक करो, शेयर करो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को उनको दिखाओ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल का स्टूडेंट है वो कोई बंदा, उसको दिखाओ। ये आप भी देख सकते हो, ये कुछ जनरल चीजें हैं जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, तो यार बेसिक चीजें हम पढ़े तो कोई भी एग्जाम क्रैक हो जाता है ना। तो यार बस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और यार इसी तरीके से जुड़े रहो, और आने वाले सेशंस में मजा आएगा, समझने में आसानी होगी, मेरे को भी मजा आता है आपको पढ़ाने में। ठीक, तो यार धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक।